नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए एनडीटीवी प्राइम की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इलाज की बजाय इंतजार होता है। इलाज का, सिस्टम के सुधरने का और भगवान की कृपा का। अब देखिए भोपाल का जेपी अस्पताल, नाम बड़े और दर्शन छोटे। आईसीयू में मरीज भर्ती हैं, लेकिन एसी डिस्चार्ज हो चुके हैं, वो भी पिछले 6 महीने से। यहाँ है तपन, वहाँ शीतल छाया, यहाँ व्यथा, वहाँ सुख की माया। जनसेवा का ये कैसा सवाल, जनता विपदा में मंत्री मालामाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का जेपी अस्पताल, नाम बड़ा, काम घनघोर गरम। आईसीयू में एसी नहीं चलते। जी नहीं, ये कोई तकनीकी खराबी नहीं है, ये तो नैतिक नीति है। क्योंकि अस्पताल प्रबंधन का शायद मानना है कि गर्मी में तपकर ही स्वास्थ्य लाभ होता है। शायद वो ये सोचता हो कि भला आईसीयू में एसी की क्या जरूरत, यहाँ तो कूलर और पंखे लगे हैं। सरकार का कहना है पंखा हवा देता है, मरीज को राहत देता है। अब ये मत पूछिए कि पंखे से संक्रमण भी हवा हो जाता है। सूत्रों ने बताया कि ऑपरेशन थिएटर में भी एसी ने हाथ खड़े कर दिए। पंखा अपनी आखिरी सांसों पर घूम रहा है, कूलर कूल नहीं हूल दे रहा है। मरीजों के लिए संक्रमण का खतरा है, पर प्रबंधन सन्निपात में है। पूछो तो कहते हैं काम हो रहा है, प्रक्रिया में है। देश में सारी मुसीबतें प्रक्रिया में ही तो हैं, समाधान कहीं कागज में दफन है। रिश्तेदार चिल्लाते हैं, कोई सुनता नहीं। अब भला सरकारी अस्पताल में कौन सुनता है? यहाँ डॉक्टर से ज्यादा भगवान भरोसे इलाज होता है और मरीज की आत्मा ही इलाज का सर्टिफिकेट देती है। आईसीयू में दरवाजा खुला रहता है ताकि गर्मी बाहर जाए या संक्रमण अंदर आए, ये तय नहीं। यहाँ हर मरीज संक्रमण का दावेदार है और हर तीमारदार गर्म हवा का उत्तराधिकारी। पेशेंट परेशान हो रहे हैं, ऐसी खराब पड़ा है। रात भर गर्मी से परेशान होते लोग, भागते हैं बाहर बाहर बैठते हैं। अब गर्मी के मारा यहाँ रहाइश नहीं पड़ती, बेचैन होती है आदमी। बच्चे पेशेंट पर बेचैन हो रहे हैं। अब यही है, परेशानी है रही है। एक एसी कब से खराब पड़ी है, बनवाने का कोई बोलते तो सुनते नहीं हैं। पंखे वंखे भी कुछ नहीं है। पेशेंट को गर्मी लग रही थी सवेरे और मतलब कि जी घबरा रहा था, चक्कर आ रहे थे। तो हमने बोला तो बोले वो वार्ड में भर्ती कर देते हैं दूसरे। फिर हमने सोचा बेड ऊपर उठाने वाला है तो यहीं पे रहने देते। सफोकेशन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। पेशेंट जो भी आता है आफ्टर सर्जरी के बाद यहाँ पे रेफ़र किया जाता है, तो उसको थोड़ा तो जरूर ध्यान देने की ज़रूरत है। बट पता नहीं, जो भी यहाँ के मैनेजमेंट है वो बहुत मतलब काम नहीं कर रहे हैं। क्या शानदार व्यवस्था है। चोर तार ले गए, पानी बह गया, एसी मर गया, पर प्रबंधन नींद से नहीं जागा। सब बड़े आराम से आंखें मूंदे ध्यान की स्थिति में हैं। ये 2 महीने हो गए सर। 2 महीने? हाँ, कोई तार काट के ले गए ऊपर से। देखिए ऐसा है कि मैं यहाँ जो है ना, जितने ऑपरेशन होते हैं उनका मेंटेनेंस देखता हूँ, है ना। रही बात है कि वहाँ पे सिविल सर्जन को भी अवगत करा दिया गया है कि ऐसी वहाँ से कोई तार काट के ले गया है। इसके बाद जो है तो वहाँ अपने स्टोर से सामान मंगाएंगे, जो इसका ठेका लिया है वो लगाएंगे। सवालों की गर्मी ली और अस्पताल की तपिश से पिघलते हुए हम पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री जी के बंगले। वहां दृश्य देखकर मन में ठंडी ठंडी लहर दौड़ गई। हमने भी ठान लिया कि चलो देखते हैं ठंडी हवा का राज। पता चला वहां 12 एसी जीवित हैं और पूरे समर्पण भाव से सेवा दे रहे हैं। यानी जनता गर्मी में झुलसे, मंत्री जी सर्दी में मुस्कुराएं। जनता का टैक्स आंसू की राहत नहीं देता, मंत्री जी की ठंडी नींद का इंतजाम करता है। कहते हैं देश गरीब है, संसाधन कम है, पर मंत्री जी के लिए संसाधन संपन्नता से भरे हैं। यहाँ न चोर आते हैं, न पाइप फूटती है। देश में 2 भारत बसते हैं, एक जो अस्पताल में तपता है, दूसरा जो बंगलों में फ्रॉस्ट फ्री जिंदगी जीता है। फिर हम विधानसभा पहुंचे। वहां स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब मिले। उनकी गाड़ी का एसी भी पूरे ठाठ से चल रहा था। और जब हमने अस्पताल के एसी के बारे में पूछा तो सुनिए जवाब क्या मिला। ये मैं मान सकता हूँ कि हाँ कुछ एसी खराब हो सकते हैं, उनकी हम जांच करा लेते हैं। लेकिन कई जगह जहाँ आवश्यकता है वहाँ पे तत्काल एसी व्यवस्था सुधरवा ली जाती है, और यदि कहीं नहीं करी गई तो फिर जांच करा। यदि ऐसी कहीं भी गड़बड़ी पाई जाएगी तो उसको निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई करेंगे। राज्य मंत्री जी की बात सुन ली। एसी की तरह ठंडी ठंडी कूल कूल। कहते हैं कुछ ही एसी तो खराब है। बिल्कुल मंत्री जी, अस्पताल के मरीजों की हालत भी कुछ ही खराब है, बाकी तो स्वर्ग की तैयारी में है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। निश्चित ही सरकार जो बातें कह रही है उनकी वास्तविक सच्चाई और जो कागज़ी सच्चाई जो यहाँ बयान की जाती है, उन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। कागज़ पे बड़े बड़े भवन बन गए और बहुत अच्छा इलाज चल रहा है, मशीनें हाईटेक हैं, लेकिन जब वहाँ जाएंगे आप वास्तविकता में
चाहे जेपी अस्पताल हो, चाहे अमीदिया या कोई भी बड़ा अस्पताल प्रदेश का आप देख लेंगे तो वहाँ इतनी लंबी कतार लगी हुई है कि मरीजों को इलाज समय से नहीं मिल रहा है। सच यही है, अस्पताल में न एसी है न व्यवस्था, बस भगवान का भरोसा है। कहते हैं स्वास्थ्य धन है, पर सरकारी सिस्टम में स्वास्थ्य कंगाल है। तो जनाब, अगर ठंडी हवा चाहिए, मरीज मत बनिए, मंत्री बनिए, क्योंकि इस देश में अस्पतालों में नहीं बंगलों में ठंडी हवा बहती है। तो आपके लिए नोट है, मिलते जुलते एसी से सावधान, हमारी ठंडी हवा की कोई अन्य शाखा नहीं है। ये विशेष सुविधा केवल मंत्रीगण और उनके केबिनों में उपलब्ध है। जनता कृपया धैर्य रखें या बंगलों में इलाज की कोशिश करें। भोपाल से अजय शर्मा के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। छत्तीसगढ़ में गुरुवार को एनकाउंटर में 30 नक्सलियों के ढेर होने के बाद जवानों का जोश आई है। बस्तर से रायपुर और दिल्ली तक एक साल में नक्सलवाद के समूल नाश का नारा गूंज रहा है। एक तरफ नक्सलियों के लिए बेहतर सरेंडर नीति तैयार की गई है, तो वही सरेंडर नहीं करने वाले नक्सलियों के खात्मे का पूरा प्लान भी तैयार है। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। 31 मार्च 2026 वो तारीख जिससे पहले देश में नक्सलवाद को खत्म करने की कसम गृह मंत्री अमित शाह ने खाई है और इसका असर जमीन पर नजर आ रहा है। बीजापुर में गुरुवार को 26 और कांकेर में 4 नक्सली ढेर हुए। ये वीडियो कांकेर में नक्सली मुठभेड़ के दौरान का है, जब घने जंगल में नक्सलियों और जवानों के बीच भीषण मुठभेड़ चल रही थी। गोलियों की आवाज आ रही थी। बीजापुर में हुए एनकाउंटर के बाद जवान 26 नक्सलियों के शव और बरामद हथियार लेकर बीजापुर पहुंचे। बरामद किए गए हथियारों में कई ऑटोमेटिक वेपन थे। उन्होंने बताया कि जो हथियार रिकवर किए गए उसे आज यहाँ पर डिस्प्ले के लिए लगाया गया है। आप देखें कि ऑटोमेटिक वेपन की जो बात कल से निकल कर आ रही थी कि बड़ी मात्रा में ऑटोमेटिक वेपन मिले, उसमें AK-47, SLR और इंसास जैसे 3 ऑटोमेटिक वेपन हैं और 303 राइफल हैं। इसमें से 4 303 राइफल है और उसके बाद सभी देसी हथियार जो है लाइन से यहाँ पर रखे गए हैं। जिस तरह से एक LMG गन जो होता है ऑटोमेटिक वेपन, जिसमें कि लाइट मशीन गन की तरह, उसी तर्ज पर आप देखें माओवादियों ने भी ये BGL लॉन्चर को स्टैंड गन की तरह से बनाकर रखा था। वो भी घटनास्थल से बरामद किया गया है। बड़ी मात्रा में माओवादियों की वर्दियाँ, उनके सामान और जो हथियार हैं, जिंदा कारतूस, BGL के जो सेल हैं, आप जो माओवादी जो BGL बनाते हैं, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, वो देखिए। और एक ख़ास बात देखिए कि उनके द्वारा जो लोहे के कारतूस पे हमने एक बार चर्चा की थी। अगर आप देखें कि लोहे के कारतूस जो हैं वो किस तरह से अब अलग अलग साइज़ के माओवादी जो है तैयार कर रहे हैं। स्टील के कलर का ये जो, हालांकि सुरक्षागत कारणों से अंदर जाने की मनाही की है पुलिस ने, तो ये स्टील के कलर का जो लोहे का कारतूस है ये BGL लॉन्चर के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन उसके ठीक बगल में अगर आप देख रहे हो तो लोहे के ज़्यादा मोटे सेल तैयार किए गए हैं और ये भी बड़े स्तर के जो BGL सेल हैं, मुझे लगता है इसे दागने के लिए इस तरह से लोहे के बड़े सेल का उपयोग माओवादी कर रहे हैं। और ये BGL के सेल अमूमन जब माओवादी दागते हैं तो कई बार इसके उदाहरण देखने को आए कि ये ब्लास्ट नहीं होते, लेकिन ये भी एक चिंता का विषय है कि माओवादी लगातार अपने हथियारों को अपग्रेड करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी जा रही है। इसके परिणामों का जोश जवानों की कार्रवाई में भी नजर आ रहा है। बीजापुर एनकाउंटर के बाद सामने आया ये वीडियो इसकी गवाही देता है। नक्सलवाद के खिलाफ पिछला 1 साल मील का पत्थर साबित हुआ है। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि पिछले 1 साल में 380 नक्सली मारे गए हैं। 1045 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। एक ही साल में 380 नक्सली मारे गए, इसमें कल के 30 जोड़ना बाकी। 1045 और 1194 गिरफ्तार हुए और 1045 सरेंडर कर गए।
और टोटल 2619 संख्या में कमी आई मान्यवर, 2619। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सिर्फ आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, आत्मसमर्पण नीति के साथ उन्हें मुख्यधारा में जोड़ने का काम भी हो रहा है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छी आत्मसमर्पण नीति तैयार की गई है, जिसमें सरेंडर करने वाले नक्सलियों को कई लाभ दिए जा रहे हैं। पंचायतों को नक्सल मुक्त बनाया जा रहा है। जब ये निर्धारित हो जाएगा कि ये व्यक्ति नक्सल ही है और आकर के आज सरेंडर कर रहा है, तो 3 वर्षों तक उसके रहने की व्यवस्था फ्री होगी, भोजन की व्यवस्था फ्री होगी, प्रत्येक माह 10,000 रुपया उसको दिया जाएगा, उसका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, उसके लिए ज़मीन दी जाएगी, उसको प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा, उसके ऊपर की गई इनाम की राशि उसको दी जाएगी, वो जो हथियार लेकर आएगा वो राशि भी उसको मिलेगी। अगर बल्क में सरेंडर करते हैं तो इनाम की राशि डबल हो जाएगी। और ऐसे बहुत सारे प्रावधान उनके, अगर वो पति पत्नी हैं तो क्या होगा, अगर उनके बच्चे हैं तो क्या होगा, इन सारी चीज़ों का एक प्रावधान इसमें दिया गया है। देश का सर्वश्रेष्ठ मैं कहता हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार की नई सरेंडर नीति का असर भी नजर आ रहा है। आतंक की राह छोड़कर बड़ी संख्या में नक्सली मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। जिन गांवों को नक्सल मुक्त करवा लिया गया है, वहां विकास की नई बयार बह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। इसका प्रमाण है गरियाबंद से आया ये वीडियो। गरियाबंद में नक्सलियों के छिपाकर रखे गए हथियार और पैसे सुरक्षा बलों ने बरामद किए हैं। नक्सलियों ने मैनपुर पंडरीपानी की पहाड़ी पर 8 लाख रुपए, हथियार, विस्फोटक और कई सामग्री छिपाकर रखी थी। लेकिन लगातार चलाए जा रहे सर्चिंग अभियान के चलते पुलिस, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ को ये सफलता मिली। मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि जो भी माओवादी आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, सरकार की बहुत अच्छी नीति बनी है जिसमें वो आत्मसमर्पण कर कई सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए उनको कोई भी थाना कैंप में जाकर आत्मसमर्पण कर सकते हैं। कई बार नक्सली को ये पता नहीं होता है कि आत्मसमर्पण कैसे किया जाए, सालों साल जंगलों में भटकते रहते हैं। हमने अपने नंबर भी दिए हुए हैं, उस नंबर पर किसी भी गाँव वाले का फोन से वो फोन कर सकते हैं, किसी भी थाना कैंप में आकर आत्मसमर्पण कर सकते हैं। उनको कोई भी जान का खतरा है, कोई अपराध भी जितने हैं वो भी शासन की योजना तहत वापस होते हैं। एक आखिरी सवाल, और सब लगातार यही बात आ रही कि आप सुकमा में थे इसके पहले, वहाँ का एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत काम आ रहा है, और जो दबाव अभी नक्सलियों पे बना है सर इतने सालों में, वो पहली बार बना हुआ है, जिसके चलते समर्पण करना चाह रहे हैं। लगातार गरियाबंद पुलिस का ये एफर्ट रहा है कि नक्सल अभियान पर काम करते रहे। इससे पहले अच्छी मुठभेड़ भी हुई थी और उसको काटना हुआ। मुरैना से सामने आया वीडियो आज चर्चा में रहा। रेत माफिया वन विभाग की टीम से सरेआम ट्रैक्टर छुड़ाकर ले गए। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने इन्हें रेत माफिया मानने से इनकार कर दिया। मंत्री जी ने इन्हें पेट माफिया की संज्ञा दे दी। ये रिपोर्ट देखिए। अगर आप समझ रहे हैं कि सड़क पर ट्रैक्टर से स्टंट हो रहा है तो आप गलत है। ये है मुरैना के बेखौफ रेत माफिया, जो वन विभाग की टीम के नाक के नीचे से जब्त की गई ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फरार हो गए। गलती वन विभाग की टीम की भी नहीं है, उन्होंने तो लाठी चलाकर इन रेत माफिया से दो हाथ भी किए, लेकिन 2-3 सुरक्षा कर्मी डंडों के सहारे इन 9 बदमाशों से भिड़ते भी कैसे। ये वीडियो तब का है जब माफिया वन विभाग की टीम से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भाग रहे माफिया का पीछा कर रहे थे। ट्रॉली के साथ ट्रैक्टर की रफ्तार कम पड़ने पर माफिया ने ट्रॉली पलटा दी। इसके बाद ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गए। सवेरे हम गश्ती के दौरान हम कहीं घाट पे गश्ती के लिए गए हुए थे। लौटते में हमें ट्रैक्टर दिखाई दिया और हम उसके पीछे चल रहे थे और हमने पीछा करते हुए आगे निकले और वहाँ पर बड़े गांव है, वहाँ पर उन्होंने ट्रैक्टर घुमा करके ट्रॉली को पलट दिया और ड्राइवर भाग गया। और वहाँ से हमारे स्टाफ द्वारा उसको ट्रैक्टर को अम्बा रेंज की तरफ ला रहे थे। तो ऐसी स्थिति में बाइक वालों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि बाइक को अड़ा दिया, सामने ट्रैक्टर के सामने अड़ा दिया और ट्रैक्टर छुड़ा करके ले गए।
ऐसी तस्वीरें मुरैना चंबल इलाके में नजर आना आम बात है, लेकिन जो खास है वो है मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना का ये बयान। ट्रैक्टर से सड़क पर करतब कर रहे इस माफिया को मंत्री जी माफिया नहीं मानते, वो तो इसे पेट की भूख का मारा मानते हैं। पापी पेट के लिए ये रेत का खनन करते हैं, ऐसा कहना है मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना का। माफिया कोई रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है। पेट पालना कर रहे हैं। रेत माफिया उसे कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए वो काम करें। ये रेत माफिया नहीं है। कहाँ की घटना बता रहे हो आप? अम्बा की। चलो जानकारी लेते हैं, लेकिन रेत माफिया मेरे ख्याल से मुरैना में तो है नहीं कहीं। कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना के बयान पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और विधायक जयवर्धन सिंह ने पलटवार किया। सिंघार ने कहा कि मध्य प्रदेश की सभी नदी में जमकर अवैध उत्खनन हो रहा है और सरकार चुप है। देखिए, आप चाहे नर्मदा में हो, चाहे चंबल में हो, चाहे केन बेतवा में हो, सब दूर नदियों में खुलेआम रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। खुलेआम पनडुब्बियां चल रही है। आप समझ सकते हो सरकार के अधिकारी, चाहे कलेक्टर लोग क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? क्या सरकार का दबाव है? किस मंत्री का, किस मुख्यमंत्री जी का दबाव है? स्पष्ट करे। सरकार खुद अपने सामने रह के रेत माफिया को बढ़ा रही है। कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में है, वो उनके नियंत्रण में नहीं है। हर एक सरकार का सबसे प्रमुख दायित्व होता है कि हमारा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश रहे जो एक शांति का टापू रहे, जहां प्रेम सद्भाव रहे, और जो हिंसक घटना लगातार हो रही है और जो गलत प्रकरण दर्ज हो रहे हैं कुछ लोगों पे, वो ना हो, ये हमारा आग्रह रहेगा। एमपी में रेत माफिया बेखौफ है। राजस्व विभाग, वन विभाग और पुलिस की टीम पर हमले के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में इन पर कार्रवाई कर सख्त संदेश देने की जरूरत है, ताकि न सिर्फ माफिया में शासन प्रशासन का खौफ पैदा हो, बल्कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सके। एनडीटीवी के लिए मुरैना से उपेंद्र गौतम और भोपाल से अजय शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई के कुर्सीपारा में साफ पीने का पानी नहीं मिलने से सैकड़ों लोग परेशान हैं। इस इलाके में नलों से पानी नहीं आता। इलाके के हैंडपंप से मटमैला और दूषित पानी आता है। यहाँ के लोग कई बार नगर निगम से इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया है। किसी को पीने के लिए साफ पानी मिल सके, ये न सिर्फ उसका अधिकार है, बल्कि जहां वो रहता है वहां की नगर निगम की जिम्मेदारी भी है। लेकिन भिलाई का खुर्सीपारा क्षेत्र के लोग इस मूलभूत सुविधा के अभाव में जीने को मजबूर हैं। पूरी दुनिया के लिए स्वच्छ पानी कितना जरूरी है, ये बखूबी हम सबको मालूम है। भिलाई के कुर्सीपारा क्षेत्र के कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पे पानी का स्थिति मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये पहले हैंडपंप आप देखिए, हैंडपंप में रेड क्रॉस है, इसका मतलब ये है कि ये पानी पीने योग्य नहीं है। दूसरी तरफ मैं एक और आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप देखिए पानी की क्या स्थिति है। नलों की सप्लाई से यहाँ पानी आता नहीं। इलाके के हैंडपंप से जरूरत से ही ज्यादा दूषित पानी आता है। ये पानी पीने लायक छोड़िए, नहाने लायक भी नहीं है। पीने के पानी के लिए खुर्सीपारा के लोग खासे परेशान रहते हैं। या तो ये लोग कई किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाते हैं, या पानी की बोतल खरीद कर काम चलाते हैं। पानी अभी बाबू खोल देगी, आप देख लेते, खूब मुंह में लगाते तो कैसे पानी है खुद पता चल जाता। हमें काली एक लोटा पानी हम रख देगी बाबू, आप खुद चेक करेंगे तो खुद आपको पता चल जाएगी। अभी कहाँ से पी रहे हैं पानी? अभी हम लोग खरीद के पी रहे हैं पानी। खरीद के पी रहे हैं? हाँ, और नदी पानी से खाना बनाते हैं, थोड़ा बहुत आता है तो डब्बा लाते हैं, पीते हैं हम लोग रोज। हाँ, 2 डब्बा आता रोज। परिवार घर के लिए जैसे नहाना है, नहाना धोकर नदी पानी आ रहा है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, ठीक से पानी नहीं दे रहा है। नदी से जैसे पानी नहीं आ पाता तो नहाने के लिए कैसे, क्या इस पानी का यूज करते हैं? हाँ यूज, अब क्या करेगी, अब कहाँ जाएगी। ये यहाँ का जो है बाबू, यहाँ पर बोर्ड लगाए है, वहाँ से फिट कर दो, हमको सुविधा कर लो, बस पानी की सुविधा कर लो अच्छा से। पानी के लिए यही सब गंदा पानी आता है तो कहाँ हम लोग पी पाते हैं, नहीं कुछ के लता कपड़ा धोते वो भी नहीं छूटता है। तो कहीं कहीं से अपना हाथ से जोहार के वोट के लेके आते हैं पानी बोर से। तो क्या होना चाहिए, क्या मांग करते हैं, क्या करते हैं? अब मांग यही करते हैं जो यहाँ पानी अच्छा वाला पानी आना चाहिए।
तो मैं इसके लिए प्रयास जब विधायक जी से थे उस समय भी दूर दराज में हम लोगों ने बोर करवाया, बोर खनन करके पब्लिक सप्लाई कराया। उसके बाद शिवनाथ का हमारे यहाँ का एकदम आखिरी छोर पड़ जाता है, उसके वजह से पानी पर्याप्त मात्रा में पहुँच नहीं पाता है। एक दिन आता तो एक दिन नहीं आता है। हमने नगर निगम में जोन से लेकर सुपेला कमिश्नर तक के या कलेक्टर में भी हमने आवेदन किया कि कम से कम इस समस्या का छुटकारा कीजिए। हम ये चाहते कुछ फंड भी, अब सरकार भी चेंज होगा तो नहीं क्या दूर दराज में अगर मान लो यहाँ से आधा किलोमीटर दूर में कबीर मंदिर चौक हो गया या दुर्गा मंदिर में करा के बोर करा के पब्लिक सप्लाई के लिए जीआई पाइपलाइन बिछा के दे, तो उसके वो भी फंड नहीं दे रहे हैं कि जिससे राहत हो। टैंकर मंगाते हैं, ऑप्शन नहीं आता, टैंकर भी आता तो एक दिन आता है। लेकिन एक तो है कि ठीक है हम दूसरा कोई व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं सोर्स को भी जानना जरूरी है कि आखिर दूषित क्यों हो रहा है पानी। तो इसके लिए क्या कुछ किया गया है नगर निगम के द्वारा? नगर निगम के द्वारा आए दिन हम लोगों ने नगर निगम के सामान्य सभा से लेकर मैंने जोन से लेकर कलेक्टर तक का मैं आवेदन किया और सन 2019 से मैं ये काम कर रहा हूँ, आज का नहीं कर रहा हूँ। हाँ, 2019 से आवेदन से लेकर फैक्ट्रियों तक का भी अपन ने निवेदन कर रहे हैं, भाई आप फैक्ट्रियों में रोजगार दे रहे हो लेकिन पब्लिक से खिलवाड़ ना करें, ये जनता जनार्दन। पीने लायक पानी में टीडीएस की मात्रा 300 से कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ जो पानी आ रहा है इसका टीडीएस लेवल 2000 से ज्यादा है। पानी पीने लायक तभी माना जाता है जब उसका टीडीएस लेवल 250 से 300 के बीच हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कुर्सीपार क्षेत्र में यहाँ निकलने वाले पीने का पानी का आप हाल देखिए। अभी हम कोशिश करते हैं टीडीएस लेवल चेक करने का, एक बार चेक करिए आप कितना है। 2370 है। तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए बखूबी कि किस तरह से लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस मामले में जब भिलाई के महापौर नीरज पाल से बात की गई तो उनका कहना था कि बोरिंग और हैंडपंप को चिन्हित कर उनमें दवाई डालने का काम किया जा रहा है। जितनी भी बोरिंग थी उन बोरिंग को सबको चिन्हांकित कर लिया गया है और उसका जो सफाई और जो उसमें दवा डालनी होती है उसकी प्रक्रिया भी हो गई है। उसके बाद हम लोगों ने एक बार करने के बाद उसका सैंपल लिया और सैंपल उसके सबके ठीक आए और फिर और भी कुछ जगह पे जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ पे भी हम लोग अभी कर रहे हैं। वो हर साल गर्मी के दिनों में इस सीज़न में क्योंकि वाटर लेवल डाउन होता है तो आसपास की जो इंडस्ट्री का जो वेस्ट वाटर जो रहता है वो बोरिंग के माध्यम से आता है, लेकिन इस बार हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि ये दोबारा से रिपीट ना हो। जहाँ यहाँ आसपास क्षेत्रों में शिवनाथ नदी से पानी लाया जाता है क्योंकि शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ का जीवनदायिनी है। लेकिन अगले एपिसोड में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि शिवनाथ नदी का क्या कुछ स्थिति है। हालिया स्थिति के बारे में बात करें तो बेमेतरा जिला भी ऐसा है जहाँ शिवनाथ नदी में सिर्फ 5 और 7 दिनों तक ही पानी बचा हुआ है। ऐसे में ये देखना अब होगा आगे कि क्या कुछ किया जाता है प्रशासन के द्वारा। चंद्रकांत शर्मा, एनडीटीवी, दुर्ग। शहडोल में अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की पूरक परीक्षा के दौरान हंगामा मच गया। सैकड़ों छात्र शहडोल के लॉ कॉलेज में परीक्षा देने पहुंच गए, जबकि कॉलेज में कुछ ही छात्रों के बैठने की व्यवस्था थी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि परीक्षा रद्द करनी पड़ी। ये तस्वीरें शहडोल के लॉ कॉलेज की हैं। शुक्रवार को यहां अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कई कोर्स की पूरक परीक्षा होनी थी। ये छात्रों की भीड़ पूरक परीक्षा देने पहुंची थी, लेकिन जितने छात्र यहां परीक्षा देने पहुंचे थे उतने की तो बैठने की यहां व्यवस्था भी नहीं थी। पहले कॉलेज प्रशासन ने बच्चों को रूम में बैठाकर परीक्षा कराने की कोशिश भी की। कमरे छात्रों से फुल हो गए, कई छात्रों को जमीन पर बैठाया गया, फिर भी सैकड़ों छात्र बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे। हम मौजूद है शहडोल के लॉ कॉलेज में। यहाँ आप देखिए अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की एटी-गेटी की परीक्षाएं आज संचालित हो रही हैं और बीए, बीएससी, बीकॉम के जो स्टूडेंट्स पूरक आ गए हैं वो एटी-गेटी की परीक्षा के लिए आ रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट आ गए, काफ़ी अव्यवस्थाएं हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं। छात्रों ने बताया कि यहाँ एक नहीं 4 कोर्स की पूरक परीक्षा एक साथ रखी गई। छात्रों का ये भी आरोप है कि पूरे जिले में सिर्फ एक ही सेंटर बनाया गया था। विश्वविद्यालय रीवा द्वारा जो अभी एटी-गेटी की परीक्षाएं हो रही हैं, 25 तारीख तक परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं और यहाँ ऐसी स्थिति हो गई है कि बच्चा यदि फॉर्म भरा हो चाहे ना भरा हो पेपर में बैठ सकता है। आज बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों के एक साथ एग्जाम हो रहे हैं और 4 सब्जेक्ट के एक साथ पेपर हो रहे हैं। तो महाविद्यालय भी परेशान है कि कौन से सब्जेक्ट का पेपर लें और स्टूडेंट भी परेशान है कि हम किस सब्जेक्ट का पेपर दें। हम बुढ़ार से आए हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर का एग्जाम है यहाँ केमिस्ट्री का, पर यहाँ बैठने की कोई सुविधा नहीं है। ज़मीन पर बैठा रहे हैं और बोलने पर अभद्रता कर रहे हैं। यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, नीचे बैठा रहे हैं। नीचे बैठने के बाद नाम पैड लेके आए, कैसे पेपर देंगे? वहाँ पूरे बच्चे एक पूरे डिस्ट्रिक्ट शहडोल का एक ही से दे दिया सेंटर। यहाँ
इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थोड़ी ना है यहाँ जगह, यहाँ पेपर रद्द किया जा रहा है, मना कर रहे हैं, टीचर मना कर रहे हैं, बोले हम रद्द कर देते। शहडोल लॉ कॉलेज ने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय पर लापरवाही का आरोप लगाया। कॉलेज प्रशासन का आरोप है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से छात्रों की संख्या की जानकारी नहीं दी गई थी, जिससे कॉलेज में अव्यवस्थाएं फैली। हमारे पास विश्वविद्यालय से कोई डाटा नहीं आया है कि कितने छात्र बैठेंगे। हम पर्याप्त व्यवस्था किए थे और लड़कों को परीक्षा करा रहे थे, किंतु अपेक्षित लड़कों के हिसाब से व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। हम कर रहे थे व्यवस्था। हमारे पास 300 स्टूडेंट की व्यवस्था थी, 500 लड़के आ गए, 500 से ऊपर। हाँ, वो हजारों दिख रहे हैं, तो आप आकलन कर सकते हैं। तो हम उसकी परीक्षा यूनिवर्सिटी से हमने बात की और यूनिवर्सिटी के निर्देशानुसार उन परीक्षा स्थगित कर दी। यूनिवर्सिटी प्रशासन की लापरवाही के कारण न सिर्फ छात्र परेशान होते नजर आए और आखिरकार परीक्षा को रद्द करना पड़ा। यूनिवर्सिटी के इस रवैये के कारण शहडोल के लॉ कॉलेज में अव्यवस्थाएं भी फैली। ऐसे में अगर यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाती तो जिम्मेदार कौन होता? शहडोल से एनडीटीवी के लिए विनय तिवारी की रिपोर्ट। इसी के साथ एनडीटीवी प्राइम में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार।